दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी इंसान अपनी मानसिकता, अपनी सोच और अपनी कल्पनाओं के चलते ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाओं को अंजाम दे सकता है जो सामने हो तो भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। परिवार के अपने ही सदस्य क्यों ना हो, जब समाज का डर हावी हो जाता है तो कई लोग कुछ कर नहीं पाते और कुछ लोग ऐसे खौफनाक कदम उठा लेते हैं कि उनके लिए समाज में जगह बनाना नामुमकिन हो जाता है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां अपराध की भयावहता ने सभी को झकझोर दिया। ठाणे जिले के कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर में रविवार की सुबह एक सूटकेस में एक युवती की सिर कटी लाश मिली। शव को बेरहमी से 3 टुकड़ों में काटकर बैग में ठूंस दिया गया था। इस भयानक घटना की जानकारी एक ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को दी। सिर कटी लाश मिलने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो आखिर कौन थी वो लड़की और कौन हो सकता है जिसने इतनी बेरहमी से उसकी जान ली? क्या था इस खौफनाक घटना के पीछे का सच? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी के हर पहलू को विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के ठाणे जिले से, जहां स्थित है कल्याण नामक शहर, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का हिस्सा है। तारीख थी 8 दिसंबर 2019। सुबह के लगभग 5:15 से 5:30 का वक्त था। चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। इसी दौरान एक शख्स बड़ा और भारी भरकम काले रंग का बैग लिए हुए कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर आता है। स्टेशन के बाहर कई ऑटो वाले खड़े थे। उस शख्स ने एक ऑटो ड्राइवर से पूछा, गोवा नाका चलोगे? ऑटो ड्राइवर का नाम था खालिद मोमिन और वो तैयार भी था, लेकिन एक अजीब समस्या थी। उस शख्स के बैग से बहुत ही गंदी तेज बदबू आ रही थी। खालिद को जब यह दुर्गंध महसूस हुई तो उसने तुरंत उस आदमी से पूछा, इस बैग में आखिर है क्या? इतनी बदबू क्यों आ रही है? उस शख्स ने कहा, कुछ खास नहीं, बस कुछ खराब हो चुकी पुरानी सब्जियां हैं, रास्ते में कहीं फेंक दूंगा। लेकिन खालिद को यह बहाना जरा भी सही नहीं लगा। बदबू इतनी तेज थी कि खालिद ने उसे अपने ऑटो में ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि वह इस दुर्गंध को सहन नहीं कर पा रहा था। वो शख्स काफी मुश्किल से बैग को स्टेशन से बाहर लेकर आया था, इसलिए उसने बैग को वहीं खालिद के ऑटो के पास छोड़ दिया और दूसरे ऑटो वालों से बात करने चला गया। लेकिन खालिद को कुछ शक हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतने नए और अच्छे बैग में कोई सड़ी गली सब्जियां क्यों रखेगा। अगर सब्जियां खराब होती तो कोई उन्हें बोरे में रखता, न कि इतने महंगे बैग में। उधर वो शख्स अन्य ऑटो ड्राइवरों से भी बात कर रहा था, लेकिन बैग की बदबू इतनी भयानक थी कि कोई भी उसे ले जाने को तैयार नहीं हुआ। इसी बीच एक और ऑटो ड्राइवर से बातचीत के बाद वह आदमी उसे किसी तरह मना ही लेता है। लेकिन इस बैग के साथ जो हकीकत छिपी थी वो किसी के भी होश उड़ा देने वाली थी। आमतौर पर कल्याण रेलवे स्टेशन से गोवा नाका तक का किराया 70 से 80 रुपए होता है, लेकिन इस बार मामला अलग था। शुरू में यह ऑटो ड्राइवर भी मना कर देता है, क्योंकि बैग से आ रही तीखी बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। लेकिन बैग लेकर आए उस शख्स ने किराया 2 गुना यानी 150 रुपए देने की पेशकश कर दी, जिससे ड्राइवर थोड़ा सोच में पड़ गया। वहीं पर खड़े ऑटो ड्राइवर खालिद भी यह सब देख और सुन रहे थे। अब मामला अजीब था। एक शख्स बदबूदार बैग लेकर घूम रहा था, चेहरे पर तनाव था और ऊपर से 2 गुना किराया देने को भी तैयार था। खालिद को शक हुआ कि आखिर बैग में ऐसा क्या है जिससे इतनी भयानक बदबू आ रही है। वो बदबू कुछ वैसी ही थी जैसी कसाई की दुकान के पास से गुजरने पर आती है। खालिद का शक और गहरा हो गया। उन्होंने उस आदमी से बैग खोलने की मांग की और कहा, अगर बता दो कि बैग में क्या है तो मैं खुद तुम्हें गोवा नाका छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई सब्जी इतनी भयानक बदबू नहीं छोड़ती। इस बात को सुनकर वो आदमी घबरा गया। खालिद ने फिर कहा, या तो बैग खोलो या मैं पुलिस को कॉल करता हूं। उस पर आदमी ने पलट कर कहा, मेरा भाई भी पुलिस में है, कोई टेंशन नहीं है, बुला लो। खालिद को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपना फोन निकाल लिया
और पुलिस को कॉल करने के लिए नंबर डायल करने लगे। तभी वो शख्स अचानक बैग छोड़कर कल्याण रेलवे स्टेशन की तरफ भाग निकला और वहां से गायब हो गया। ऑटो ड्राइवर्स उसे आवाजें लगाते रहे, अरे बैग छोड़ गए, कहां जा रहे हो? लेकिन वो शख्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार बदबू की गंभीरता को देखते हुए खालिद और बाकी ऑटो ड्राइवर्स ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। कल्याण के महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। ऑटो ड्राइवरों ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया, कैसे एक आदमी बदबूदार बैग लेकर आया और जब उन्होंने बैग खोलने को कहा तो वह वहां से भाग गया। पुलिस ने सबके सामने उस काले बैग को खोला और जैसे ही बैग खुला वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जिस बात का पुलिस को शक था वही खौफनाक सच उस बैग में मिला। बैग के अंदर एक इंसानी शरीर का टुकड़ा था। यह शरीर का निचला हिस्सा था, यानी कमर से नीचे का भाग। इसमें न कोई ऊपरी हिस्सा था न ही सिर। मतलब पुलिस को बैग से शव का आधा हिस्सा मिला। पहली नजर में ही पुलिस समझ गई कि यह किसी महिला का शव था। पुलिस ने तुरंत उस टुकड़े को पोस्टमार्टम और जांच के लिए अस्पताल भिजवाया। अब चूंकि चेहरा मौजूद नहीं था तो यह समझना मुश्किल था कि महिला कैसी दिखती होगी, उसकी पहचान क्या थी। पोस्टमार्टम के दौरान पाया गया कि शरीर के इस हिस्से को किसी नुकीले दांतों वाले हथियार से काटा गया था, क्योंकि त्वचा पर जगह जगह स्क्रैच के निशान थे। कटाई की जगह भी उबड़ खाबड़ थी, जिससे साफ हो गया कि कोई धारदार हथियार जैसे चाकू या छुरी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, वरना कटाई साफ सुथरी होती। अब सवाल यह था कि पुलिस आगे कैसे बढ़े। शव की पहचान कैसे की जाए जब उसका ऊपरी हिस्सा ही गायब हो? फिंगरप्रिंट भी लेना संभव नहीं था। बैग में शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका था। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू की। पहला कदम था उन लोगों से पूछताछ करना जिन्होंने सबसे पहले बैग देखा और पुलिस को सूचना दी थी। कल्याण रेलवे स्टेशन पर कई ऑटो ड्राइवरों ने उस बैग को देखा था, जिनमें से एक खालिद भी था। खालिद वही ड्राइवर था जिसने उस आदमी से बैग खोलने को कहा था और पुलिस को कॉल करने की धमकी दी थी। इन सभी से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि एक शख्स जो लाल रंग की शर्ट और खाकी पैंट पहने हुए था, बैग लेकर कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था। उसने सिर पर सफेद गमछा भी लपेट रखा था और गोवा नाका जाने की बात कर रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकल पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में जुट गई। चूंकि आरोपी रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था, पुलिस ने स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला किया। 8 दिसंबर को सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक के सभी फुटेज को बारीकी से देखा जाने लगा। अब पुलिस के पास संदिग्ध की एक पहचान थी। लाल रंग की शर्ट और खाकी पैंट में एक व्यक्ति। पुलिस ने स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करना शुरू कर दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर वह शख्स कौन था और कहां गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को वो शख्स दिखाई दिया। फुटेज में देखा गया कि वह व्यक्ति बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था और ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस ने फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करने और उसके अगले कदम का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आखिरकार लाल शर्ट वाला आदमी ढूंढ निकाला। ये अधेड़ उम्र का लग रहा था, लेकिन कैमरे में एक और चौंकाने वाली चीज नजर आई। उस लाल शर्ट वाले आदमी के साथ एक और व्यक्ति भी था। दोनों ने वही काला बैग उठाया हुआ था जिसमें बाद में शव का टुकड़ा मिला था। ये दोनों व्यक्ति स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। इस दृश्य को देखकर पुलिस का शक गहराने लगा। क्या ये दोनों ही उस लड़की के कातिल हो सकते हैं जो शव को ठिकाने लगाने के लिए भोर में निकले थे? पुलिस की जांच अब और तेज हो गई। दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि शव की स्थिति और खून के थक्कों से ऐसा लग रहा था कि यह हत्या 2 से 3 दिन पहले हुई थी। मृतका की उम्र का अंदाजा 20 से 25 साल के बीच लगाया गया। कैमरे में साफ दिखा कि 2 लोग बैग को उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन ऑटो ड्राइवरों के अनुसार केवल एक ही व्यक्ति बैग लेकर आया था। दूसरा व्यक्ति वहां नहीं था।
पुलिस ने ऑटो ड्राइवर खालिद को फुटेज दिखाया और खालिद ने तुरंत उस लाल शर्ट वाले आदमी को पहचान लिया। उसने कहा, हां, यही था। इसका मतलब यह था कि वह आदमी कल्याण स्टेशन पर ट्रेन से बैग लेकर उतारा था और फिर स्टेशन के अंदर कहीं भाग गया। पुलिस ने जांच जारी रखते हुए आगे के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सुबह 5:30 के आसपास वही लाल शर्ट वाला आदमी एक प्लेटफॉर्म पर भागता हुआ दिखा। वह एक वॉशरूम के अंदर जाता हुआ नजर आया, जिससे पुलिस का शक और पुख्ता हो गया कि कुछ बड़ा गड़बड़ है। पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वह लाल शर्ट वाला आदमी वॉशरूम में अपनी लाल शर्ट उतारकर दूसरी शर्ट पहन लेता है। हो सकता है कि वह यह समझ चुका हो कि उसकी लाल शर्ट उसे पहचानने में मददगार हो रही थी, इसलिए उसने शर्ट बदल दी। मगर उसने अपनी खाकी रंग की पैंट नहीं बदली, जिसे पुलिस कैमरे में पहचान गई। अब पुलिस के सामने यह चुनौती थी कि आखिर यह आदमी कौन है और कहां से आया होगा। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वह व्यक्ति सुबह 4:57 पर कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था। पुलिस ने उसी समय के आसपास स्टेशन अथॉरिटी से जानकारी लेना शुरू किया कि उस वक्त कौन कौन सी ट्रेनें आई थीं और कहां कहां जा रही थीं। पुलिस इस संभावना पर काम कर रही थी कि वह आदमी ट्रेन से ही भागा होगा। सुबह 5:30 के आसपास जिन जिन ट्रेनों का आना जाना हुआ था, उन सभी पर नजर रखी गई। पुलिस ने अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर जाकर वहां के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। यह एक लंबा और मेहनत भरा प्रोसेस था, लेकिन केस सुलझाने के लिए पुलिस को यह सब करना जरूरी था। इसी दौरान पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया कि वे इलाके में यह पता लगाएं कि कहीं किसी के घर से कोई लड़की गायब है या कोई लड़की कई दिनों से दिखी नहीं है। चूंकि शव का केवल आधा हिस्सा ही मिला था, पुलिस को बाकी हिस्सों की तलाश भी करनी थी। पुलिस ने यह अलर्ट भी जारी कर दिया कि अगर कहीं कोई लावारिस बैग मिले तो तुरंत इसकी सूचना दी जाए, इस उम्मीद में कि शायद बाकी के शरीर के हिस्से भी किसी बैग में मिल सकते हैं। उधर पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति की तलाश जारी रखी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाने लगी। पुलिस की तफ्तीश अब टिटवाला रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चुकी थी, जो कल्याण रेलवे स्टेशन से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित था। भोर में करीब 4 बजे वह लाल शर्ट वाला आदमी वहां देखा गया। उसके हाथ में वही काला भारी बैग था, लेकिन इस बार वह अकेला था। यह साफ था कि आदमी पैदल नहीं आया होगा, बल्कि उसने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा। पुलिस ने तुरंत टिटवाला रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो ड्राइवरों को बुलाया और पूछताछ शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी की तस्वीर निकाली थी। हालांकि उसके चेहरे की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उसकी पहनावा और हुलिया साफ दिख रहा था। पुलिस ने एक एक करके सभी ऑटो ड्राइवरों से बात की और फोटो दिखाकर पूछा कि क्या किसी ने इस आदमी को बड़े बैग के साथ स्टेशन पर ड्रॉप किया था। इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर सामने आया, जिसने बताया कि वही आदमी उसे स्टेशन पर ड्रॉप करने आया था। पुलिस ने उससे पिकअप का एड्रेस पूछा। ड्राइवर ने बताया कि उसने टिटवाला ईस्ट की एक लोकेलिटी इंदिरा नगर से उस आदमी को पिक किया था। वह सड़क किनारे खड़ा था और उसने हाथ उठाकर ऑटो रुकवाया था। बैग बड़ा था, लेकिन वह उसे ऑटो में उठाकर रखने में मुश्किल महसूस कर रहा था, इसलिए ऑटो ड्राइवर ने उसकी मदद की और उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। अब पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां से ड्राइवर ने उस आदमी को उठाया था। इसी दौरान कांस्टेबल संजय बाबर, जो इस केस पर काम कर रहे थे, को किसी मुखबिर से एक अहम टिप मिली। मुखबिर ने बताया कि पुलिस जिस आदमी की तलाश कर रही है, वह इंदिरा नगर के सायक रूपा चौल में रहता है। इस जानकारी ने पुलिस के लिए नया मोड़ ला दिया और अब उन्हें उस संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए एक ठोस निशान मिल गया था। पुलिस अब इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। पुलिस चौल में पहुंची, जहां उन्हें एक छोटी बच्ची मिली जो कक्षा 6 में पढ़ती थी। पुलिस ने उसे एक फोटो दिखाया जिसमें एक आदमी लाल शर्ट पहने हुए था और पूछा, क्या तुम इसे पहचानती हो? क्या यह यहां रहता है? हालांकि फोटो में चेहरा साफ नहीं था,
लेकिन बच्ची ने उस आदमी की पहचान उसके पहनावे और बालों से कर ली। उसने बताया, यह तो अरविंद अंकल की तरह लगते हैं, और फ्लैट नंबर भी बता दिया। पुलिस ने सोचा कि शायद यही संदिग्ध होगा। वे तुरंत उस फ्लैट की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा बंद था। यह स्थिति थोड़ी निराशाजनक थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पुलिस ने चौल में आस पड़ोस के लोगों से बात की और उन्हें अरविंद के बारे में जानकारी दी। पड़ोसियों ने बताया कि उसका पूरा नाम अरविंद तिवारी है, जो 47 साल का है और मलार के पवन हंस लॉजिस्टिक्स में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। अधिक जानकारी के दौरान पुलिस को पता चला कि अरविंद की एक बेटी भी है, लेकिन वह कल से गायब थी। आमतौर पर वह रोज नजर आती थी। यह सुनते ही पुलिस की चिंताएं बढ़ गईं। तुरंत ही वे मलार के ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के ऑफिस पहुंची और अरविंद तिवारी से मिल गईं। जब पुलिस ने उसकी बेटी के बारे में सवाल किए तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता देखने को मिली। पुलिस ने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने उसे कल्याण के महात्मा फूले चौक पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में अरविंद तिवारी ने पुलिस को कुछ इस तरह घुमाया कि उसकी बेटी तो गांव चली गई है और पुलिस बेकार में शक कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो अरविंद का चेहरा उतर गया। अंततः उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह अपनी खुद की बेटी का कातिल था। 22 साल की प्रिंसी तिवारी मूल रूप से जौनपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरविंद की पत्नी और 4 बेटियां जौनपुर में ही रहती थीं। सबसे बड़ी बेटी प्रिंसी, जो 2016 में काम की तलाश में जौनपुर से मुंबई आई, टिटवाला के इंदिरा नगर में साय कृपा चौल में रहने लगी। पड़ोसियों ने बताया कि अरविंद को 2016 से यहां देखा जा रहा था। यह घटना दिसंबर 2019 की है। इस घटना के 6 महीने पहले प्रिंसी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने पिता के पास महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला आई। उसने सोचा कि अब वह अपनी मेहनत से परिवार को वित्तीय सहायता दे सकती है। अरविंद को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। प्रिंसी ने भांडुप के एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ समाचार रिपोर्टों के अनुसार उसने कॉल सेंटर में भी नौकरी की। जैसे जैसे समय बीता, अरविंद ने अपनी बाकी 3 बेटियों को भी यहां बुलाना चाहा ताकि उन्हें शिक्षा दिला सके, लेकिन वह उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए उन्हें वापस गांव भेज दिया गया। इस प्रकार टिटवाला में केवल पिता और बड़ी बेटी प्रिंसी ही रह गए। एक दिन प्रिंसी ने अपने पिता से बताया कि वह जिस बिल्डिंग में काम करती है वहां एक और लड़का भी काम करता है। वह पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी वाला है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन अरविंद, जो कि पुराने ख्यालों का था, इस शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिससे यह साफ होता है कि प्यार और पारिवारिक दबाव के बीच की खाई कितनी गहरी हो सकती है। जब प्रिंसी के प्रेमी के बारे में और जानकारी जुटाई तो अरविंद ने तुरंत शादी से मना कर दिया। उसका विरोध इसलिए था क्योंकि वह लड़का किसी और जाति का था। प्रिंसी हालांकि अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने अपने पिता को बताया कि वह उसी लड़के से शादी करेगी, लेकिन अरविंद ने यह स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए अगर बेटी की शादी किसी अन्य जाति में होती है तो वह समाज में क्या मुंह दिखाएगा। 3 बेटियों की भी शादी करनी है, यह सोचकर वह और भी चिंतित हो गया। इस तरह से बाप बेटी के बीच तनाव बढ़ने लगा और झगड़े आम हो गए। 6 दिसंबर 2019 की शाम को जब दोनों अपने अपने काम से घर आए तो एक बार फिर विवाद हुआ। इस बहस के दौरान प्रिंसी गुस्से में आकर चूहों को मारने वाला जहर पी लेती है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाती है। अरविंद ने पुलिस को बताया कि बेटी ने खुद जहर खा लिया था, लेकिन पुलिस का मानना था कि अरविंद ने जानबूझकर प्रिंसी के खाने में जहर मिलाया था। यदि कोई पिता अपनी बेटी को गंभीर स्थिति में देखता है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन अरविंद ने ऐसा नहीं किया। प्रिंसी पूरी रात चौल में बेहोश पड़ी रही। अगले दिन अरविंद बाजार गया और वहां से 2 बड़े बैग और एक आरी खरीदी। जब वह घर आया तो उसने अपनी बेहोश बेटी के शरीर के 3 टुकड़े किए, सर को अलग किया और धड़ के 2 टुकड़े किए। अरविंद ने इन टुकड़ों को दोनों बैग में डाल दिया और रात के समय
टिटवाला की नदी में ऊपरी हिस्से का पैक किया हुआ बैग फेंक दिया। निचले हिस्से के टुकड़े के साथ वह ऑटो से टिटवाला रेलवे स्टेशन गया। ट्रेन में एक राहगीर ने देखा कि अरविंद अपना सामान उठा नहीं पा रहा है, तो उसने उसकी मदद की। पुलिस ने पहले सोचा कि वह आदमी अरविंद की मदद कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने केवल मदद की थी। पुलिस ने उस आदमी के टिकट के माध्यम से उसकी पहचान की और उससे बयान लिया। उसने स्पष्ट किया कि उसे बैग के बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ 36 घंटों के भीतर पुलिस प्रिंसी तिवारी केस को सुलझाने में सफल रही और अरविंद को पकड़ लिया। अब अगला कदम था शारीरिक ऊपरी हिस्से और सिर को ढूंढना। पुलिस ने नदी के बहाव का पीछा किया और स्थानीय मछुआरों और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 11 दिसंबर तक पुलिस को एक बैग मिला, जो कल्याण रेलवे स्टेशन पर मिले बैग से मिलता जुलता था। जब उन्होंने बैग खोला तो उसमें प्रिंसी का ऊपरी हिस्सा मिला, लेकिन सिर गायब था। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल की गई आरी भी बरामद कर ली। सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन प्रिंसी का सिर नहीं मिला। डीएनए जांच से पुष्टि हो गई कि सब कुछ अरविंद की बेटी प्रिंसी का है। अरविंद ने दूसरे बैग को कल्याण के कोंकाण क्रीक में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर की शंका के कारण ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर उसके टुकड़े कर दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह किसी दूसरे जाति के लड़के से प्यार करती थी। अब अरविंद पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जीवन भर जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस दरिंदे बाप को क्या शिक्षा मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। आपकी राय महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।